हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, मैंने सोचा कि अब धीरे धीरे आप लोगों को बैक क्वेश्चंस के बारे में भी बता दिया जाए सिलेबस के साथ साथ, क्योंकि बैक क्वेश्चन तो मस्ट इम्पॉर्टेंट होता ही होता है। और देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो लकली सिर्फ बैक क्वेश्चन पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। तो वैसे लोग बस लक बाई चांस क्रैक हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बैक क्वेश्चंस के भरोसे बैठे रहिएगा, सिलेबस भी पढ़िएगा। वो लकली होता है कि कोई कोई हो जाते हैं सिर्फ बैक क्वेश्चंस प्रीवियस 15 ईयर का पढ़ लिए और एग्ज़ाम क्रैक कर गए, तो बहुत कम ऐसे होते, बहुत ही गिने चुने। तो चलिए, बस यहाँ पे ये बताना इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ बैक क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं और आपको पता भी चलेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि बैक क्वेश्चंस में जो फॉर्मेट है वो क्या क्या है। यहाँ पे जो मैं आपको पेज दिखा रही हूँ, सेकेंड पेज है। फर्स्ट पेज जो आपका रहेगा उसमें लिखा रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडिडेट। आपके बारे में, कैंडिडेट के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन कैसे क्या है वो सारे रूल्स लिखे रहते हैं। ठीक है, रोल नंबर लिखना होता है आपको, डिटेलिंग डेट टाइम ये सब लिखना होता है। फ्रंट पेज में अपना सिग्नेचर करना होता है। ये आपका सेकेंड पेज है। आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है 12U 10/7/18। 12U मतलब ये 2012 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2012 का क्वेश्चन है और यहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। टाइम 60 मिनट है और फुल मार्क्स 150 नंबर का है। ठीक है, और नीचे देख लेते हैं क्या लिखा है नोट 1 में कि अधिकाधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें। ज़्यादातर प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें कहा जा रहा है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। ईच क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत टिक किया है तो उसके लिए आपका 1 मार्क्स माइनस मार्किंग होगा। प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न का प्रत्यांक 0 होगा। अगर इसका कहने का मतलब है कि अगर आप किसी का आंसर नहीं दिए तो उस पर कोई मार्क्स नहीं आएगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, जिसमें से गलत आंसर देने पर 1 नंबर माइनस मार्किंग की जाती है। अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं तो उसमें कोई मार्किंग नहीं होगी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ है जो आपको फॉलो करना है। एंड नोट 2 में देखते हैं, यदि एकाधिक वैकल्पिक उत्तर सही उत्तर के निकट प्रतीत हो तो ही सही उत्तर दे। मतलब आपको लग रहा है कि आप कंफर्म हो कि आप आंसर सही दे पा रहे हो, सही लग रहा है तो ही दे, वरना नहीं तो फिर वो माइनस मार्किंग में चली जाएगी। ये बात होती है यहाँ पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि आपका क्वेश्चन किस तरह। आप लोग जैसे कि यहाँ पे गाइस एक बात बता दूं कि आप लोग पूछते भी हो कि मैम क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हिंदी में आएंगे कि इंग्लिश में आएंगे, किस तरीके से आएंगे। तो ये भी आपका जो है चिंता दूर कर दिया है मैंने कि हाँ देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं। देखिए, पहले इंग्लिश में लिखा रहता है, फिर हिंदी में लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको भी क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे और हर साल ऐसा ही आता है, कुछ चेंज नहीं होता, कुछ अलग चेंज नहीं होता, हर साल ऐसे ही आता है। पहले इंग्लिश में लिखा रहेगा, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है आप इंग्लिश में देख के टिक करें, जो हिंदी में कंफर्टेबल आप हिंदी में देख के टिक करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में वॉश तकनीक किसने खोजी। तो भारत में वॉश तकनीक अवनींद्रनाथ टैगोर ने खोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 64 कलाओं का वर्णन निम्न में से किसमें है। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, चित्रसूत्र, रामायण या कामसूत्र। तो 64 कलाओं का वर्णन जो है वो कामसूत्र में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते 3 नंबर, प्राचीन भारतीय कला प्रमुख रूप से प्रेरित है। तो किससे प्रेरित है? ऑप्शन है आपके 4, धर्म, विज्ञान, गणित या ज्योतिष शास्त्र। तो धर्म से प्रेरित है, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट 4th नंबर, भरत मुनि ने अपनी निम्न पुस्तक में रसों का वर्णन किया है। तो भरत मुनि ने किस पुस्तक में रसों का वर्णन किया है? तो ऑप्शन है आपका शिल्प शास्त्र, सेकेंड है रामायण, थर्ड है चित्र लक्षण और 4th है नाट्य शास्त्र। तो आपका आंसर होगा नाट्य शास्त्र। जो टिक लगा हुआ है गाइस वो सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
लोक कला किस कलाकार की विषय वस्तु थी? तो पहला ऑप्शन है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है नंदलाल बोस, तीसरा है यामिनी राय और चौथा है हलदर। तो सही आंसर होगा यामिनी राय। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, शिल्पी चक्र कहाँ है? शिल्पी चक्र कहाँ है? तो पहला है दिल्ली या फिर मुंबई या फिर उड़ीसा या फिर राजस्थान। तो दिल्ली में है और यहाँ पे देख रहे हो मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस के आगे स्टार मार्क लगाया है। इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके रिपीट होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे स्टार मार्क लगाया है। इस टाइप के जो आपको क्वेश्चन के आगे स्टार मार्क दिखे, आप ये सोचना कि हाँ उसके रिपीट होने के चांसेस बहुत रहते हैं, वो रिपीट आते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर, ठंडा रंग कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका पहला लाल, दूसरा नारंगी, तीसरा है पीला, चौथा है नीला। तो ठंडा रंग नीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सी तकनीक भित्ति चित्रकारी से संबंधित है? ठीक है, भित्ति चित्रकारी। तो पहला ग्राफिक, दूसरा फ्रेस्को, तीसरा म्यूरल, चौथा टेम्परा। तो फ्रेस्को होगा जो भित्ति चित्रकारी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर, कौन सा शब्द सड़न से संबंधित नहीं रखता है? ठीक है, रखता नहीं है, आपको पूछ रहा है, नहीं रखता है। तो रूप भेद, लावण्य, प्रमाण या लय। तो लय नहीं रखता है, सड़ंग का पूरा श्लोक है रूप भेद प्रमाण, भाव लावण्य योजनम, सदृश्य वाणी का भंग। ठीक है, 6 इसमें होता है, रूप भेद होता है पहले, दूसरा होता है प्रमाण, फिर होता है भाव लावण्य योजनम, फिर सदृश्य होता है, फिर होता है वाणी का भंग। लास्ट 6 होते हैं इसके अंतर्गत। और आपको मैंने स्टार्टिंग का जो कला चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको श्लोक भी बताया था, और ये भी आता है कि सड़ंग में कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। ठीक है, तो रूप भेद तो है, लावण्य भी है और प्रमाण भी है। लय है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहला चैप्टर का देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, और इसके अंतर से तो आता ही है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, तूतनखानम की मम्मी स्थित है, कहाँ से बिलोंग करती तूतनखानम की मम्मी? तो ऑप्शन है पहला तुर्की, दूसरा रोम, तीसरा मिस्र या चौथा इंग्लैंड। तो मिस्र से बिलोंग करती है। नेक्स्ट 11 नंबर, बाइजेंटाइन कला प्रसिद्ध, यहाँ भी स्टार मार्क है, मतलब हाँ ये क्वेश्चन रिपीट पूछा भी जा चुका है। जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो हाँ बाइजेंटाइन कला प्रसिद्ध है, तो कहाँ प्रसिद्ध है? कास्ट कला में, सेकंड है प्लास्टिक कला, तीसरा है मोजाइक कला या चौथा है धातु कला। तो मोजाइक कला प्रसिद्ध है, बाइजेंटाइन कला। नेक्स्ट आते हैं 12th नंबर, गोथिक कला प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन है आपका रंगीन कांच की खिड़कियों की कला, कोलाज चित्रण, कजली चित्रण, कपड़े पे चित्रण। तो गोथिक कला प्रसिद्ध है, रंगीन कांच की खिड़कियों की कला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी देखिए स्टार मार्क है और इसको भी रिपीट पूछा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लियोनार्डो द विंची की प्रमुख चित्र। तो पहला है गुर्निका, दूसरा है मोनालिसा, तीसरा है स्नानथ्री, चौथा है रात्रि दृश्य। देखिए आया है पेंटिंग से क्वेश्चन, मैंने कहा था आपको कि बैक क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे पेंटिंग से क्वेश्चन, और 100% रहते हैं। तो मोनालिसा है लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग और बहुत ही फेमस है। और मोनालिसा के बारे में भी मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था, लियोनार्डो दा विंची के बारे में भी बताया था और उनकी पेंटिंग के बारे में भी डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो आप जाके वीडियोस में देखिए, हर चीज़ बताए कि हाँ वो अपने रहस्यमयी मुस्कान के कारण फेमस है। उसके बैकग्राउंड में लैंडस्केप बना हुआ है, वो ऑयल पेंटिंग है, ठीक है, लकड़ी पे बनी हुई है, सब चीज़ बताया है। तो आप जाके पढ़िए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, बंदेज किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो बंदेज जो कि एक लोक कला है, पूछ रहे किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात फर्स्ट ऑप्शन है आपका, सेकेंड है राजस्थान, थर्ड है महाराष्ट्र और फोर्थ है बंगाल। तो सेकेंड राजस्थान से संबंधित है।
नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर, अल्तामीरा की गुफा चित्र किस काल के हैं? ठीक है, अल्तामीरा की गुफा चित्र तो पुनरुत्थान काल पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा है बरोक काल, तीसरा है प्रागैतिहासिक काल और चौथा है बेजेंटाइन काल। तो हाँ, थर्ड होगा आपका ऑप्शन सही, प्रागैतिहासिक काल। अल्तामीरा बहुत ही फेमस है प्रागैतिहासिक काल का गुफा, बहुत ही ज़्यादा, और मैंने पढ़ाने के दौरान भी आप लोगों को बताया है। तो प्रागैतिहासिक काल जाके एक बार ज़रूर पढ़े, एक ही दिन का वो वीडियो था, एक ही दिन में वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। थंबनेल से आपको पता चल जाएगा, तो आप जाके प्रागैतिहासिक काल के बारे में ज़रूर पढ़े। क्वेश्चंस देखिए आए हैं इससे भी। जितना भी गाइज मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाई हो, आप लोग अगर पढ़ते हैं मेरे वीडियोस को देख के, तो आप देख पा रहे हो कि लगभग आपके क्वेश्चंस मैच कर रहे होंगे। नेक्स्ट 16 नंबर, किस कलाकार ने रोम की सिक्सटीन चैपल की छत पर चित्रण किया था? ठीक है, किस कलाकार ने रोम की 16 चैपल की छत का चित्रण किया था? और ये भी मैंने बताया है आपको वीडियोस में। पहला है माइकल एंजेलो, दूसरा है लियोनार्डो दा विंची, तीसरा है गियोतो, चौथा है रैफेल। तो आपका सही ऑप्शन है 1 नंबर माइकल एंजेलो। देखिए यहाँ भी 16 चैपल का आ गया, 2 क्वेश्चंस आ गए चित्र से, और मैंने कहा है कि क्वेश्चंस आते हैं चित्र से। 2 क्वेश्चन देखिए अभी आपका मैच कर गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु सभ्यता या पाषाण युग। तो सही ऑप्शन है सिंधु सभ्यता। सबसे पहले सिंधु सभ्यता में ही मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ था। हाँ, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ था सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट आगे बढ़ते 18 नंबर, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? ठीक है, अजंता के बारे में भी मैं आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 20 पहला ऑप्शन है, दूसरा है 30, दूसरा है 30, तीसरा है 10 या चौथा है 40। तो 30 गुफाएं हैं अजंता में। और जाके अजंता के बारे में और भी सारा पढ़िएगा, कहाँ पे है अजंता, महाराष्ट्र में है जैसे कि अजंता गुफाएं हैं, और भी बहुत सारा कौन सी गुफाएं में क्या चित्र बनी है, वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं। जाके वीडियोस जाके ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि कुछ भी अभी आया है, बाद में कुछ भी आ सकता है अजंता से। तो अजंता काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, गुफा चैप्टर का। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर, राजा रवि वर्मा के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन है पहला दरबारी जीवन, दूसरा है लोक जीवन, तीसरा है पौराणिक हिंदू कथा, चौथा है परी कथाएं। ठीक है, तो सही ऑप्शन है पौराणिक हिंदू कथानक। ठीक है, उनका मुख्य विषय चित्रण था, वो पौराणिक से रिलेटेड ज़्यादातर चित्र बनाया करते थे। ठीक है, पौराणिक मतलब पुरानी कथाओं से रिलेटेड वो ज़्यादातर अपने चित्र को बनाया करते थे। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है कि मुंबई में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना राजा रवि वर्मा ने की है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने ऐसे ही खुद से लिख रखा है कि मुंबई में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की है? तो आपको लिखना होगा राजा रवि वर्मा ने की है। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर, घोड़े के चित्र बनाने के लिए कौन माना जाता है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ भी एक और चित्र से क्वेश्चन आ गया है। तो घोड़े का चित्र बनाने के लिए जो फेमस माना जाता है वो है हुसैन। ठीक है, हुसैन पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर, शांति निकेतन किस प्रांत में स्थित है? कहाँ है शांति निकेतन? तो ये तो सबको पता ही होगा, पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए फिर एक और अजंता से क्वेश्चन अगेन पूछा गया है। तो अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपका पहला जैन, दूसरा शिव, तीसरा पारसी, चौथा बुद्ध। तो बुद्ध धर्म से संबंधित है अजंता के चित्र, इसलिए कह रहे कि अजंता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अजंता है, क्यों बहुत सारा इसमें जो टॉपिक्स है जो भी मैं वीडियो बताती हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ उसे पूरा पढ़ा कर देखिए। वीडियोस के जितने भी मैंने अगर आप लोगों ने जो भी
मेरा वीडियोस, जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियोस देख के अगर पढ़ रहा है तो आपको खुद रियलाइज़ हो रहा होगा कि हाँ सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं मेरे वीडियोस से, ठीक है। और जो थोड़े बहुत नहीं कर रहे होंगे वो अभी तक मैंने बताया नहीं है, जैसे कि लोक कला, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये सब मैंने नहीं बताया है। साथ अजूबा जो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, अभी भी बाकी है कुछ टॉपिक्स, लेकिन लगभग मैंने बता रखा है आप लोग को। तो हाँ, कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं बताई है वो मैं आगे बता दूंगी, सारा कंप्लीट कर दूंगी। तो बस थोड़ा बहुत ही नहीं मैच करोगे, लेकिन लगभग आपको देखने को मिल रहा हो कि सारे मेरे सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं, बहुत ही कम। तो इतना करंट अफेयर को लेके इतना पैनिक नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बस ऊपर रहते हैं, ठीक है। कोई श्लोक किसने लिखा, वंदे मातरम किसने लिखा, जनगण मन किसने लिखा, इस टाइप से रहते हैं, ये सब चीज़ें रहती है। ये सब भी मैं आप लोग को बताऊँगी, ठीक है। तो आप लोग को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सारा चीज़ें जो भी मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था, हर एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी अपने टाइम पे पढ़ी थी, बहुत सारी चीज़ें, तो बाकायदा नोट्स भी मैंने अपने टाइम पे बहुत बनाया है। सारा आप लोग को पढ़ाऊँगी, सारा आप लोग को अवेलेबल कराऊँगी कि आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसी चैनल से आपको सारा कुछ, थ्योरी से तो एटलीस्ट हर A to Z आपको प्रोवाइड हो जाए, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। और मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी और ऑलमोस्ट करवा भी चुकी हूँ आपको प्रोवाइड, और जो बचा कुचा है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और जब लास्ट में टाइम बचेगा ना गाइस, बचेगा ही, मैं करेंट अफेयर से भी आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। आप लोग पूछते भी हो कि मुझसे कि मैम क्या आप करेंट अफेयर से बताएंगी, तो हाँ मैं करेंट अफेयर से भी बताऊँगी आप लोगों को। चलिए 23 नंबर, मुगल कला की उत्थान किसके शासनकाल में हुआ है। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी सारा, डायरेक्ट मैं आंसर बताते जाती हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। तो मुगल कला की उत्थान किसके शासनकाल में हुआ है, तो अकबर के शासनकाल में हुआ है। नेक्स्ट 24 नंबर, राजस्थानी लघु चित्रों में कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है, तो टेम्परा रंग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, टेम्परा रंग। आप लोग ना सारा ऑप्शन पढ़िएगा ताकि समझ में आए कि हाँ कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ठीक है। पहाड़ी चित्रों का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो कांगड़ा, बिल्कुल कांगड़ा है। कोटा, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली तो राजस्थानी में आता है। पहाड़ी जो है वो कांगड़ा है जो पहाड़ी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी है, तो हाँ जल रंग जो कि पारदर्शी होता है, ठीक है। तेल रंग तो अपारदर्शी, और पोस्टर रंग, तेल रंग, पेस्टल रंग, ये सारे अपारदर्शी कलर माने जाते हैं। जल रंग है जिसे पारदर्शी कलर माना जाता है। नेक्स्ट 27 नंबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो हाँ रेखा कहलाती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और ये भी बताया सारा, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा ये क्वेश्चन। कामसूत्र के रचयिता कौन है, देखिए वात्स्यायन। बहुत सारे ग्रंथ मैंने बताए थे फर्स्ट चैप्टर में, बहुत सारे ग्रंथ, और आपको कहा भी था कि ग्रंथ से क्वेश्चन आते थे, कि ग्रंथ से क्वेश्चन मैच भी कर रहा है। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन। नेक्स्ट 29 नंबर, चाक्षु कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है, तो चित्रकला आती है। साथ ही वस्तुकला भी इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। चित्रकला के साथ साथ वस्तुकला भी आती है और मूर्ति कला भी आती है चाक्षु कला के अंतर्गत। और ये भी आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा ये क्वेश्चन का आंसर, जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई हूँ। नेक्स्ट 30 नंबर, ललित कलाओं की पूरी संख्या कितनी है, तो ललित कलाओं की पूरी संख्या 5। देखिए ये भी फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। आप देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, 5 क्वेश्चन लगभग अभी मैंने देख ही चुके हैं। तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन जो कला है, ठीक है, इंडियन आर्ट है पहला, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि फर्स्ट चैप्टर पूरा अच्छे से पूरा पढ़े। ललित कलाओं के अंतर्गत ललित कलाओं की संख्या पूरी 5 है, ठीक है। अगर आप जाइएगा तो देखिएगा 5 कौन कौन है, मैं नहीं बताऊंगी, आप जाके खुद वहाँ पे आप जाके खुद देखिए कि 5 कौन कौन है। ये भी आता है कि ललित कला के अंतर्गत जो 5 संख्या है उसमें से कोई एक पूछ देगा और पूछेगा ये किसके अंतर्गत आती है, तो आपको लिखना होगा ललित कला के अंदर। तो मैं चाहूँगी कि आप जाके खुद पहले पढ़ें। नेक्स्ट 31 नंबर, ज्यामितीय रूपों से कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है, तो कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आते 32 नंबर, अनुअंकन में कितने विस्तार दिखाई देते हैं, तो अनुअंकन में 3 विस्तार दिखाई देते हैं।
देखिए नेक्स्ट 33 नंबर, बनी ठनी चित्र किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो किशनगढ़ शैली का। जब मैं पढ़ा रही थी ये बनी ठनी के बारे में तो मैंने आपको बताया भी था कि ये एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए आया है, बनी ठनी चित्र काफ़ी फेमस है, जिसे राधा कृष्ण की पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है बनी ठनी को, ठीक है। और बहुत ही फेमस है ये पेंटिंग जो किशनगढ़ शैली की है। नेक्स्ट 34 नंबर, टेराकोटा का तात्पर्य है जली हुई मिट्टी, ठीक है। जली हुई मिट्टी टेराकोटा का तात्पर्य है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 35 नंबर, प्रागैतिहासिक चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो पशुओं का शिकार, ठीक है, जिसे आलेख भी शायद, हाँ आलेख ही कहते हैं, आलेख नहीं, ध्यान नहीं आ रहा गाइस, आखेट, हाँ आखेट कहते हैं, ठीक है। जो पशु का शिकार, आखेट के बहुत सारे, देखिए जब भी आप प्रागैतिहासिक का जो चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि आखेट के चित्र ज़्यादातर किस में मिले हैं? तो प्रागैतिहासिक काल में मिले, किस काल में मिले हैं ऐसे रहेगा। आखेट के चित्र ज़्यादातर किस काल में मिले हैं? तो प्रागैतिहासिक काल में मिले। और आखेट का मतलब ही है कि पशुओं का शिकार, इसका मीनिंग ही है। तो वही, या तो यहाँ पे आखेट भी लिखा रह सकता था, लेकिन यहाँ पे पशुओं का शिकार लिखा हुआ है। तो हाँ, प्रागैतिहासिक चित्रों की मुख्य विशेषता है पशुओं का शिकार कहिए या फिर आखेट कहिए। और देखिए प्रागैतिहासिक से भी ये सेकेंड क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और सारा आपके चैप्टर के अंतर्गत ही है। नेक्स्ट आते हैं 36 क्वेश्चन, उस चित्रकार जिसने गीतांजलि की रचना की है। देखिए ये भी मैंने बताया है आपको, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जब मैं बताया था, कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया, पूरा नाम क्या है, एक वीडियो था आपका कि फुल नाम आर्टिस्ट का, फिर से उसका डेट ऑफ बर्थ और उसे कौन से अवार्ड सम्मानित किया गया। उसमें मैंने मेंशन किया था गीतांजलि की रचना किसने की है, रविन्द्रनाथ। और मैंने बताया भी था कि ये एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा गया है, तो जाके जरूर देखिए। देखिए सारा आपके उसी से मैच कर रहा है। देखिए 37 नंबर, गुर्निका किसने चित्रित की? तो पिकासो ने। यहाँ भी एक और चित्र से क्वेश्चन आया है, ये जो है पिकासो, जो ये चित्र जो है 1937 में बनाई गई है, गुर्निका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 38 नंबर, संसार की सबसे पुरानी लिपि क्या है? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ये मैंने बताया नहीं होगा अपने वीडियोज़ में। संसार की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी मानी जाती है। देवनागरी मत लिख दीजिएगा, ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी मानी जाती है। नेक्स्ट 39 नंबर, DTP का पूरा तात्पर्य क्या है? DTP का पूरा यानी फुल फॉर्म क्या है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर, डिज़ाइन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सही ऑप्शन है 4 नंबर, सृजनात्मकता। नेक्स्ट 41 नंबर, सर्वप्रथम लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण करना कहाँ शुरू हुआ? ठीक है, लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण करना कहाँ शुरू हुआ? मुद्रण मतलब पैसा इकट्ठा करना, कहाँ से शुरू हुआ? तो चीन से शुरू हुआ है। नेक्स्ट 42 नंबर, भारत में पहली छपाई मशीन, ठीक है, जो 1556 ईस्वी में कहाँ लाई गई थी? ठीक है, तो गोवा में लाई गई थी सबसे पहली मशीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत में सबसे पहली मशीन जो है वो गोवा लाई गई थी। नेक्स्ट आते 43 नंबर, 42, उटकट और लिनोकट किसके अंतर्गत आता है? देखिए उटकट और लिनोकट से भी क्वेश्चन आया है। उटकट और लिनोकट किसके अंतर्गत आता है? तो रिलीफ प्रोसेस के अंतर्गत आता है उटकट और लिनोकट। नेक्स्ट आते हैं 44 नंबर, स्पेन में गोया ने आविष्कार किया। तो स्पेन में गोया ने क्या आविष्कार किया? तो सही आंसर है इसमें 3 नंबर जो आंसर है गाइस वो सही है, एक्वाटिंट। नेक्स्ट 45 नंबर, कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड जो है उसे इनपुट कहा जाता है। देखिए ये करंट अफेयर में हो सकता है, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। कीबोर्ड, करंट अफेयर भी क्या, ये तो आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, करंट अफेयर भी नहीं कह सकते इसे। कीबोर्ड क्या है? तो इनपुट है। नेक्स्ट 46 नंबर,
मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, फोटो का क्या अर्थ है? तो फोटो का अर्थ प्रकाश से है। नेक्स्ट 48 नंबर, निगेटिव से फोटो बनाने का कार्य किससे किया जाता है? तो निगेटिव से फोटो बनाने का कार्य जो है इनलार्जर, ठीक है, ये फोटोग्राफी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। जब आप फोटोग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे तो ये चीज़ बताया जाता है, इनलार्जर सही आंसर है। नेक्स्ट 49 नंबर, मधुबनी किस राज्य से में विकसित हुई थी? हाँ, मधुबनी, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से जगह की कौन सी पेंटिंग, मतलब जैसे कि रंगोली हुआ कहाँ का फेमस है, मधुबनी कहाँ का फेमस है, मेहंदी कहाँ का फेमस है, ये सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी आने वाली वीडियोस में। तो मधुबनी, ये जैसे कि ये मैंने बताया नहीं है, तो हाँ, मधुबनी शैली किस राज्य में विकसित हुई? तो बिहार में विकसित हुई है मधुबनी, और काफ़ी फेमस है बिहार की मधुबनी। एंड लास्ट आते हैं 50 नंबर, तेल चित्रण का आविष्कार किसने किया है? तो तेल चित्रण का आविष्कार वॉन आइक बंधु ने किया है, और ये मैं फर्स्ट वीडियो बोल रही हूँ, ये भी पहला चैप्टर का क्वेश्चन है इंडियन आर्ट का। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्ट से 6 क्वेश्चंस, मतलब कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए इंडियन आर्ट से सिर्फ। और कितना सोच लीजिए आप फिर कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंडियन आर्ट प्रागैतिहासिक काल से पूछा गया है, गुफा से पूछा गया था, बिजेंटाइन कला से पूछा गया था, राजस्थानी शैली से क्वेश्चन आए थे, सारे आपके चैप्टर के अंतर्गत आ रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस। तो वही कहूँगी कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। अगर आप लोग वीडियोस के सारे क्वेश्चन, मैं कह रही हूँ ना कि अगर आप लोग पूरा पढ़ लोगे तो आप थ्योरीज तो क्वालिफाई कर ही लोगे, लेकिन हाँ, आपको पूरा पढ़ना है। ये नहीं कि थोड़ा पढ़े क्वालिफाई नहीं हुआ तो सारा ब्लेम कि मैम आपने तो ढंग से पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। आपको पूरा लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और आप जितना भी, अगर जो भी स्टूडेंट ने मेरा वीडियोज़ देख के पढ़ा है वो लोग खुद गैस कर पा रहे हो कि हाँ, सारे क्वेश्चंस वीडियोज़ जो भी बताती हूँ मैं उसी के अंतर्गत आते हैं। तो फिर से कहूँगी कि पढ़िए, अभी भी टाइम है, अभी भी 2 मंथ है आप लोग के पास। मई में सुनने में आ रहा है एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, ठीक है। मार्च के एंड तक, मई में सुनने में आ रहा है, मई के स्टार्टिंग में आप लोग का एग्ज़ाम होगा और मार्च के एंड तक आप लोग का फॉर्म आ जाना चाहिए, ये आ रहा है सुनने में, ठीक है। तो अभी भी है आप लोग के पास, जैसे कि अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई अभी भी है, 1.5 से 2 महीना है। अभी भी चाहेंगे तो आप दिन रात एक करके पढ़ेंगे तो अभी भी पॉसिबल है कि आप क्वालिफाई कर पाएँ। तो यही कहूँगी कि आपकी मेहनत पूरी डिपेंड करती है। मेरा काम है पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया। आपका काम है आपका पढ़ना, मेहनत आपको करनी होगी, ठीक है। तो आप अपनी मेहनत कीजिए। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा गया है, पूरा लेकिन देखिएगा ज़रूर। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए इस चैनल से, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। और अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्ते।